नमस्कार दोस्तों। ग्राम विकास अधिकारी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इसमें से आराम से 2-3-4 प्रश्न आराम से इस परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले बेरोजगारी और दरिद्रता की जो थ्योरी थी वो इससे पहले एक वीडियो में आ चुकी है। अगर वो आपको देखनी है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कंप्लीट आंकड़े इस वीडियो के अंदर दिए गए हैं। यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और वहाँ जा कर के आप पीडीएफ इसकी प्राप्त कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल पर अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए तो वो उस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसको स्किप ना करके कंप्लीट इसको देखिएगा। हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी एवं दरिद्रता की, और थ्योरी पहले आ चुकी है एक वीडियो में। यहाँ पर सिर्फ मैं थ्योरी बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, केवल सिर्फ और सिर्फ इसमें आंकड़े दिए हुए हैं। और मोस्टली इसमें आंकड़े जो है वो 2011 जनगणना के अनुसार दिए हुए हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ सबसे पहले कुछ टर्म्स उन आंकड़ों से संबंधित कुछ टर्म्स यूज होंगी, उनको पहले देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले कार्यकारी जनसंख्या क्या होती है। देखिए किसी भी स्थान की वह जनसंख्या जो जिस में 15 वर्ष से ऊपर के और 64 वर्ष से नीचे के लोग शामिल होते हैं। 15 वर्ष से ऊपर के क्यों? क्योंकि 15 वर्ष से नीचे यानी कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए कोई भी लेबर है या कोई भी श्रम है वो निषेध है, कानूनी अपराध है। बच्चों को किसी भी श्रम में यानी कि बाल श्रम में अगर बच्चा लिप्त है तो वो कानूनी अपराध है। इसलिए 14 वर्ष से ऊपर का बच्चा होना चाहिए। तो कहाँ से स्टार्ट होगी? 15 वर्ष से 64 वर्ष की आयु वर्ग के वे लोग कार्यकारी जनसंख्या में शामिल होंगे जो स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, किसी भी कार्य को करने के योग्य हैं और उनमें उस कार्य को करने की दक्षता है। वो सारे लोग या सारी जनसंख्या कार्यकारी जनसंख्या कहलाती है। अब दूसरा टर्म आती है श्रम बल। श्रम बल क्या होता है? वो सारी कार्यकारी जनसंख्या जिसमें कार्यकारी जनसंख्या का वो भाग जिसमें कार्य करने की इच्छा भी हो। देखिए कार्यकारी जनसंख्या में हमने क्या बात करी थी कि भाई 15 से लेकर के 64 वर्ष की आयु वर्ग के वे लोग जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, कार्य करने के योग्य हैं और कार्य करने की दक्षता भी रखते हैं, तो वो कार्यकारी जनसंख्या थी। अब उस कार्यकारी जनसंख्या में से वो लोग जो कार्य करने के इच्छुक हैं, कार्य करना चाहते हैं, वो श्रम बल कहलाएगा। उसके बाद एक बात आएगी कार्यबल। कार्यबल क्या होगा? श्रम बल का वह हिस्सा जो जिनको रोजगार प्राप्त है, पहले से ही कार्य उनको प्राप्त है, तो वो श्रम बल कहलाएगा। तो अगर इसकी पूरी डेफिनेशन देखें तो वापस से ये सब लाइन हमें रिपीट करनी होंगी कि 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के वे लोग जो स्वस्थ हैं, कार्य करने के योग्य हैं और कार्य करने की क्षमता भी है उनमें और कार्य करने की इच्छा भी है और उनको रोजगार भी मिल गया है, तो वो कहलाएंगे कार्यबल। उसके बाद बेरोजगारी फिर क्या है? तो जो कार्य करने के इच्छुक लोग थे यानी कि जो श्रम बल था, उस श्रम बल में से जिनको कार्य मिल चुका है, जो कार्यबल है, वो अगर हटा दे तो बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो बेरोजगार कहलाएंगे। यानी कि यदि इसकी डेफिनेशन के अनुसार देखें तो भाई 15 वर्ष से 64 वर्ष की आयु वर्ग के वे स्वस्थ लोग जो कार्य करने के योग्य हैं, कार्य करने की दक्षता भी रखते हैं और कार्य करने के इच्छुक भी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें न्यूनतम वेतन पर भी रोजगार उपलब्ध नहीं है, तो वो कहलाती है बेरोजगारी। तो हमने यहाँ पे 4 टर्म्स पढ़ी हैं। एक तो कार्यकारी जनसंख्या, एक श्रम बल, एक कार्यबल और एक बेरोजगारी। तो जो कार्यकारी जनसंख्या है उसकी डेफिनेशन यदि आपको याद है तो आगे की डेफिनेशन बिल्कुल ईजी हो जाएंगी कि भाई कार्यकारी जनसंख्या वो है जो कार्य करने के योग्य है, यानी कि इस कार्यकारी जनसंख्या में बच्चे और बूढ़े और अस्वस्थ लोग शामिल नहीं हैं। ध्यान रखना, कार्यकारी जनसंख्या में बच्चे, बूढ़े और अस्वस्थ लोग शामिल नहीं हैं। केवल वो लोग शामिल हैं जो 15 वर्ष से 64 वर्ष की आयु के हैं, स्वस्थ हैं, कार्य करने के योग्य हैं और उनमें कार्य करने की दक्षता भी है, तो वो कहलाते हैं कार्यकारी जनसंख्या। और
उसके साथ यदि वो कार्य करने के इच्छुक है तो फिर वो कहलाते हैं, जो वो जनसंख्या है उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कार्य करने के इच्छुक ही नहीं होंगे, लेकिन जो कार्य करने के इच्छुक हैं वो कहलाएगा श्रम बल। और कार्य करने के इच्छुक जितने भी लोग हैं उनमें से जिन जिनको कार्य प्राप्त हो चुका है वो कहलाएंगे कार्यबल, और जिनको प्राप्त नहीं हुआ है वो कहलाएंगे बेरोजगार। तो बेरोजगारी जो है वो उसका अगर आंकड़ा देखें तो श्रम बल में से कार्यबल को घटा दें तो क्या मिल जाएगी हमको, बेरोजगारी मिल जाएगी। अब बेरोजगारी के कारण क्या है, प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास की धीमी गति, ये इसके प्रमुख कारण हैं। अब 2011 की जनसंख्या के अनुसार हम कुछ आंकड़े, इंपॉर्टेंट आंकड़े यहाँ पे देखेंगे कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 43.60% जनसंख्या किसी न किसी आर्थिक गतिविधि में लगी हुई है, परंतु 56.40% जनसंख्या कैसी है, बेरोजगार है, जिनके पास कोई भी कार्य नहीं है। इसका मतलब जो 43.60% जनसंख्या है वो कैसी है, वो कार्यशील जनसंख्या है। और बेरोजगार जनसंख्या कौन सी है, अब देखिए कार्यशील जनसंख्या वो है जिसके पास कार्य है, यानी कि वो कार्य करने के इच्छुक भी है और उनके पास रोजगार भी है, वो चाहे किसी भी प्रकार का हो। तो ऐसी जनसंख्या है 43.60% 2011 की जनगणना के अनुसार। बाकी जो बच गई 56.40% वो बेरोजगार जनसंख्या है। यानी कि राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या जो है वो लगभग 299 लाख के आसपास है, जिनमें से महिलाओं का प्रतिशत है 35.12 और पुरुषों का प्रतिशत है 51.47%। भारत की बात करें तो भारत में जितनी भी कुल कार्यशील जनसंख्या है, जो कार्यकारी जनसंख्या है, उस जनसंख्या में राजस्थान का 11वां स्थान है। 43.60% के साथ राजस्थान का कौन सा स्थान है, 11वां स्थान है। काम करने वालों की प्रतिशत की दृष्टि से राजस्थान के जो सबसे अग्रणी जिले हैं वो कौन कौन से हैं, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। यानी कि कार्यकारी जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से यदि देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला जो है वो है प्रतापगढ़, जिसमें 55.46% जो जनसंख्या है वो कार्यकारी जनसंख्या है। दूसरे नंबर पे ये जो जनसंख्या है ये है चित्तौड़गढ़ जिले की, जो कि प्रतिशत के हिसाब से वो है 51.98% कार्यकारी जनसंख्या है चित्तौड़गढ़ की। और यदि न्यूनतम की बात करें प्रतिशत के हिसाब से, राजस्थान में पिछड़े हुए जिले या न्यूनतम कार्यकारी जनसंख्या वाले जिले हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है जयपुर, जिसकी कार्यकारी जनसंख्या है 37.20%, 37.2%। अब चूंकि जयपुर में जनसंख्या, जयपुर जो शहर है वहाँ पर लोगों का घनत्व भी ज़्यादा है, और जितने ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर काम की उसी हिसाब से, उसी अनुपात में काम जो है उनको कम मिलेगा। तो यही तो कारण है कि जनसंख्या वृद्धि की वजह से ही रोजगार में कमी आती है। तो जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर रोजगार प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए, कार्यकारी जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे सर्वाधिक बेरोजगार भी मिलेंगे। दूसरे नंबर पे आता है सीकर, 37.09%। नेक्स्ट है कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थान में अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशील जनसंख्या जो है वो है 47.3% और शहरों में 32.3%। राजस्थान में पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो 51.5% पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या, और महिलाओं की कार्यशील जनसंख्या है 35.1%। यानी कि राजस्थान में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के पास रोजगार जो है वो कम है, ज़्यादा महिलाएं बेरोजगार हैं। अब हम बात करें जो रोजगार के क्षेत्र हैं, राजस्थान में जो रोजगार के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के हिसाब से कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कार्यशील है। तो यहाँ पर हम 4 प्रकार के क्षेत्रों की बात करेंगे। एक तो किसान, खेतों में काम करने वाले जिनके पास खुद की ज़मीन है। एक खेती और मजदूर, जो जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है वो दूसरे के खेतों में खेती करते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे घरेलू उद्योगों में संलग्न व्यक्ति हैं जो, और चौथा अन्य श्रमिकों की बात करेंगे। तो राजस्थान में रोजगार के क्षेत्र में
कुल प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या जो है वो 4 भागों में इसको बांटा गया है। तो देखिए किसान जो है जिनके पास खुद की ज़मीन है वो है 45.6%। 45.6%। खेती और मजदूर यानी कि किसान तो हैं लेकिन ऐसे किसान हैं जिनके पास स्वयं की खेती नहीं है, वो दूसरे के खेतों में काम करते हैं, तो ऐसे लोग हैं 16.5%। घरेलू उद्योगों में संलग्न लोग हैं 2.4%। और अन्य श्रमिक जो है वो है 35.5%। यानी कि अगर हम यहाँ पे रोजगार के क्षेत्रवार अगर कार्यशील जनसंख्या को अगर देखते हैं तो सर्वाधिक जो रोजगार व्यक्तियों को मिल रहा है किसी न किसी काम में वो संलिप्त हैं तो वो किसान हैं ज़्यादातर, यानी कि खेतों में काम करने वाले लोग ज़्यादातर हैं। अगर इसी आंकड़े को हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो टोटल कार्यशील जनसंख्या है वो 39.79 है, 39.79% है, जिसमें से महिलाएं 25.51 तथा पुरुषों की जो संख्या है वो 53.26% है। कुल पुरुष जो है उनमें से 63.26% जो है वो कार्यशील है और बाकी जो बच गए वो बेरोजगार हैं। और महिलाओं की अगर बात करें तो देखिए लगभग एक चौथाई महिलाओं के पास ही रोजगार है, बाकी 3/4 महिलाएं जो है वो बेरोजगार हैं, यानी कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय है। कुल जनसंख्या में काम करने वालों के प्रतिशत में अग्रणी राज्य कौन कौन से? भारत की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या जो है उसमें सबसे अधिक कार्य करने वाले जो अग्रणी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या जो कार्यशील है तो सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में 39.83%। और सबसे कम की बात करें तो उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश के बाद आता है सिक्किम, और कम सबसे कम में यूपी और बिहार। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो वापस से वही चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि भाई राजस्थान में हमने देखा था कि जयपुर की जनसंख्या काफ़ी अधिक है तो वहाँ पर कार्यकारी जनसंख्या जो थी, कार्यशील जनसंख्या जो थी वो कम थी। इसी प्रकार से अगर हम हम अगर पूरे भारत की बात करें तो भारत के यूपी जो राज्य है इसकी जनसंख्या भी काफ़ी अधिक है बाकी अन्य राज्यों की तुलना में, तो यहाँ पर भी सर्वाधिक बेरोजगार लोग हैं। दूसरे नंबर पे बिहार। भारत में अगर क्षेत्रवार रोजगार के क्षेत्र में अगर कुल जनसंख्या देखें कार्यकारी तो उसमें भी देखिए किसान जिनके पास खुद की ज़मीन है वो है 24.6%। यानी कि अगर हम देखें आंकड़े अगर गौर से तो राजस्थान के अपेक्षा ऑल इंडिया की जो वो है कंप्लीट ऑल इंडिया की जनसंख्या देखे कार्यकारी तो वो कम है 24.6%। खेती और मजदूर जो कि दूसरे खेतों में काम करते हैं वो है 30%। घरेलू उद्योगों में संलग्न 3.8% और अन्य श्रमिक हैं 41.6%। अब जो एनएसओ की जो रिपोर्ट आई थी 2017 में 2017 से जो रिपोर्ट आई 2017, 18 और 19 उनके कुछ आंकड़े हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम PLFS की बात करेंगे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की। इस सर्वे के अकॉर्डिंग यानी कि ये आवधिक श्रम बल सर्वे है। ये जो सर्वे है इसके ये जो एनएसओ द्वारा जो सर्वे किया गया था 2017 में शुरू किया गया था और इसमें भारत में बेरोजगारी के आंकड़े दिए गए हैं। तो सबसे पहले 17-18 में जब सबसे पहला आंकड़ा आया था उसमें बेरोजगारी की दर बताई थी 6.1%। फिर उसके बाद 18-19 में ये दर 0.3% कम हो गई, 0.3% कम हुई और ये हो गई फिर 5.8%। और वर्ष 2019-20 में बेरोजगारी की जो दर है वो वापस से 1% कमी के साथ 4.8% रही। उसके बाद एक नेक्स्ट बाल श्रम भागीदारी अनुपात LFPR, इसके अकॉर्डिंग जो बेरोजगारी की दर है वो है 40.1%। महिला बेरोजगारी की दर काफ़ी अधिक है, 42% है। महिला बेरोजगारी की दर कितनी है इस LFPR के अकॉर्डिंग 42%। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की यदि बात की जाए तो
आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार संगठित क्षेत्रों में जो रोजगार है वो 14.06 लाख रोजगार संगठित क्षेत्रों में है, जिनमें से कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों के हैं और कुछ निजी क्षेत्रों के हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों की यदि बात करें तो 9.88 लाख रोजगार सृजित हैं, और निजी क्षेत्रों की बात करें तो 4.18 लाख, जो 4.18 लाख रोजगार सृजित हैं निजी क्षेत्रों में, और 9.88 लाख जो रोजगार है वो सार्वजनिक क्षेत्रों में है, और कुल संगठित क्षेत्रों में रोजगार है वो है 14.06 लाख। राजस्थान राज्य में कृषि पर निर्भरता अगर देखी जाए तो कृषि पर निर्भर श्रमिकों का अनुपात है 62.1%, जिसमें से 45.6% तो किसान हैं, 16.5% खेती और मजदूर है। टोटल दोनों तरीके के श्रमिक मिलाकर के जो कृषि पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर जो श्रमिक है उनका अनुपात अगर देखा जाए तो वो है 62.1%, जिसमें किसान की हमने अभी बात करी थी, किसान वो जो जिनके पास अपनी स्वयं की ज़मीन है तो वो है 45.6%, और खेती और मजदूर जो दूसरे की खेत में खेती करते हैं, दूसरों के खेत में काम करते हैं, वो है 16.5%। अब श्रमिकों का वर्गीकरण भी दो तरीके से किया जाता है, एक तो मुख्य श्रमिक होता है और एक सीमांत श्रमिक होता है। तो मुख्य श्रमिक कौन होता है और सीमांत श्रमिक कौन होता है? देखिए, ऐसे श्रमिक जिनको 6 माह से अधिक का रोजगार प्राप्त हो, 1 साल में 6 महीने से अधिक अगर उसको रोजगार प्राप्त है तो वो मुख्य श्रमिक कहलाता है, और यदि उसको 6 महीने से कम रोजगार प्राप्त है तो वो सीमांत श्रमिक कहलाता है। यदि हम दिनों की बात करें तो 183 डेज से कम अगर किसी को रोजगार प्राप्त होता है तो वो सीमांत श्रमिक कहलाता है, और 183 दिन से अधिक अगर किसी के पास रोजगार है तो वो फिर क्या कहलाता है? मुख्य श्रमिक कहलाता है। राजस्थान में मुख्य श्रमिकों का जो प्रतिशत है वो कितना है? 70.5% मुख्य श्रमिक है, जिनको 6 महीने से अधिक कार्य मिलता है, और 29.5% ऐसे हैं जो सीमांत श्रमिक हैं, जिनको 183 यानी कि 6 महीने से कम रोजगार प्राप्त होता है। अब मुख्य श्रमिक जो थे 70.5%, उनमें से भी सबसे ज़्यादा श्रमिक जो है वो जयपुर ज़िले के हैं। मुख्य श्रमिक सर्वाधिक कहाँ स्थित है? जयपुर ज़िले में। कितने? 83.6%, और सबसे कम है डूंगरपुर में 33.7%। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो कुल श्रमिक हैं वो है 66.3%, और शहरी क्षेत्र में 88.8%, यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो है श्रमिक वो ज़्यादा है। सीमांत श्रमिक, हमने यहाँ पे मुख्य श्रमिक की बात करी कि मुख्य श्रमिक सबसे ज़्यादा कहाँ है? मुख्य श्रमिक सर्वाधिक है 83.6% जयपुर में, और सबसे कम है 33.7% डूंगरपुर में। सीमांत श्रमिक, अगर अभी यहाँ पे मुख्य श्रमिकों की बात हो रही है, मुख्य श्रमिकों में ही सबसे ज़्यादा जयपुर में, सबसे कम डूंगरपुर में। मुख्य श्रमिकों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में है 66.3%, और शहरी क्षेत्र में 88.8%, यानी कि शहरी क्षेत्र में मुख्य श्रमिक जो है वो ज़्यादा है। अब सीमांत श्रमिकों की बात करें, जिनकी कुल जो संख्या है वो कुल जो प्रतिशत है वो है 29.5%। अब इनमें से भी मुख्य श्रमिक जो सर्वाधिक है वो कहाँ होंगे? डूंगरपुर में, और न्यूनतम जयपुर में। अब चूंकि श्रमिकों की बात कर रहे हैं हम, तो टोटल श्रमिकों में से जब अगर जयपुर में मुख्य श्रमिक ज़्यादा है तो फिर बचे हुए जो है वो सीमांत श्रमिक हो जाएंगे, और डूंगरपुर में कम है तो वहाँ पे बचे हुए कैसे हो जाएंगे? सीमांत श्रमिक हो जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांत श्रमिक जो है वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुख्य श्रमिक थे उनके अलावा जो बच गए वो ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांत श्रमिक हो जाएंगे, और शहरी क्षेत्रों में जो मुख्य श्रमिक थे उनके अलावा जो बच गए वो शहरी क्षेत्रों के सीमांत श्रमिक हो जाएंगे। टोटल श्रमिकों में को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे वापस से एक बार मैं रिपीट कर दूँ, टोटल जो श्रमिक है वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो मुख्य श्रमिक और एक सीमांत श्रमिक। मुख्य श्रमिक वो होते हैं जिनको 6 महीने ज़्यादा रोजगार नहीं मुख्य श्रमिक को 6 महीने ज़्यादा रोजगार मिल जाता है,
6 महीने ज़्यादा रोजगार जिसको मिलता है वो मुख्य श्रमिक, और 6 महीने से कम रोजगार जिसको मिलता है वो सीमांत श्रमिक। अब जो टोटल श्रमिक है, जो टोटल श्रम बल है, उसमें से जितने मुख्य श्रमिक निकल गए उसके बाद बच गए वो सीमांत श्रमिक हो गए। तो टोटल श्रमिकों में से राजस्थान में अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जितने भी श्रमिक हैं उनमें से 70%, 70.5% तो मुख्य श्रमिक हैं, और बच गए कितने, 29.5%। तो 29.5% क्या है, सीमांत श्रमिक है। अब अगर हम सबसे ज़्यादा मुख्य श्रमिक कहाँ है उसकी बात करें, तो सबसे ज़्यादा मुख्य श्रमिक कहाँ है, जयपुर में 83.6%। तो फिर इसमें सबसे कम सीमांत श्रमिक होंगे, तो सबसे कम सीमांत श्रमिक कहाँ है, जयपुर में ही है। जयपुर में बचे हुए जितने भी बच गए यहाँ पे लगभग ये बच गए 16.4%। तो 16.4% न्यूनतम सीमांत श्रमिक कहाँ होंगे, जयपुर में होंगे। अब मुख्य श्रमिक न्यूनतम कहाँ है, न्यूनतम मुख्य श्रमिक हैं डूंगरपुर में 33.7%। तो बच कितने गए, बच गए ये 66.3%। तो ये डूंगरपुर में क्या होंगे, सर्वाधिक सीमांत श्रमिक होंगे। अब अगर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 33.3% जो है वो मुख्य श्रमिक है। 33.3% यदि मुख्य श्रमिक है, तो फिर सीमांत श्रमिक कितने बच गए, 33.7% बच गए। शहरी क्षेत्र में मुख्य श्रमिक 88.8% है, तो फिर शहरी क्षेत्र में सीमांत श्रमिक कितने बच गए, 100 में से 11.2%। ये हो गए हमारे श्रमिकों की बात। आगे हम बात करते हैं राज्य में आश्रितता अनुपात। आश्रितता अनुपात कितना है, 1.23% है। आश्रितता है ये, राज्य में आश्रितता अनुपात है 1.23%। इसमें 56.4% तो निर्भर आश्रित हैं, यानी कि आश्रित का मतलब जो कि जिनका पास कार्य नहीं है और वो किसी दूसरे पर आश्रित है। तो वो कितने लोग हैं, जो सारे जितने भी बेरोजगार हैं वो सब आश्रित जनसंख्या होगी, निर्भर आश्रित होंगे। तो बेरोजगार कितने, 56.4%। तो ये तो हो गए आश्रित। और 40.6% के पास क्या है, कार्यशील, ये इनके पास रोजगार है, ये कार्यशील जनसंख्या है। तो अनुपात यदि निकालें तो आश्रितता अनुपात आ जाएगा 1.2%। यानी कि निर्भर आश्रित और कार्यशील जो जनसंख्या उनके बीच का जो अनुपात है वो आश्रितता अनुपात कहलाता है। अब बेरोजगारी के आंकड़े जो हैं उनको दो स्रोतों से एकत्रित किया गया। मानव संसाधन सूचकांक के आधार पर बेरोजगारी के आंकड़े बताए गए। अब देखिए, जो ये बेरोजगारी के आंकड़ों के लिए पहला जो था मानव विकास सूचकांक HDI, तो यहाँ पर इसमें 3 मूल्यों को शामिल किया गया। ये जो सूचकांक बनाए गए इसमें 3 मूल्यों को शामिल किया गया, एक तो साक्षरता, एक प्रति व्यक्ति आय, और तीसरी जीवन प्रत्याशा। इन 3 मूल्यों को शामिल करके सूचकांक जारी किए गए, मानव विकास सूचकांक। और सबसे लास्ट में नवीनतम HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक के जो रिपोर्ट आई थी उसमें राजस्थान का 17वां स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि मानव विकास सूचकांक के रिपोर्ट के अनुसार, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का 17वां स्थान है। दूसरा, ये पहला तो स्रोत था जिसने बेरोजगारी के आंकड़ों को रिलीज किया, वो था मानव विकास सूचकांक। दूसरा कौन सा है, दूसरा सोर्स कौन सा है, तो दूसरा सोर्स है CMIE। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसमें भी रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति की रिपोर्ट 2021 में जो रिपोर्ट जारी की उसमें सबसे पहले नंबर पे किसका था, हरियाणा का था। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ स्थित है, हरियाणा में। कितनी, 35.7%। और इस 35.7% के साथ हरियाणा पहले नंबर पे है, और राजस्थान 26.7% के साथ दूसरे नंबर पे। ये हमने बेरोजगारी की बात करी। अब हम बात कर लेते हैं दरिद्रता की। दरिद्रता क्या होता है, कौन होता है दरिद्रता। दरिद्रता देखिए, दरिद्रता की अगर हम बात करें तो वह व्यक्ति जो अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी ना कर पाता हो और वो लंबे समय तक उसकी स्थिति वही बनी रहे, तो वह व्यक्ति दरिद्र कहलाता है।
यानी कि उसको एक मूलभूत आवश्यकताओं की यदि हम बात करें तो मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे पहले तो आता है रोटी कपड़ा। तो रोटी का मतलब यदि उसको इतना भोजन भी ना मिल सके कि वो अपना पेट भर सके और वही स्थिति उसके लंबे समय तक बनी रहती है तो वो उसको दरिद्रता के नाम से जाना जाता है। तो यूएनओ की सहायक संस्था FAO खाद्य एवं कृषि संगठन के निदेशक लॉर्ड बायर्ड और की अवधारणा के अनुसार जो व्यक्ति 2300 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाला व्यक्ति दरिद्र माना गया है। यानी कि इन्होंने एक अवधारणा दी और इसमें बताया कि जो व्यक्ति 2300 कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त नहीं कर सकता वो व्यक्ति दरिद्रता की श्रेणी में आता है। भारत में दरिद्रता नापने के दो आधार लिए गए हैं। एक तो प्रति व्यक्ति आय, कितनी उसकी आमदनी है, और दूसरा न्यूनतम कैलोरी उपभोग, यानी कि कितना कैलोरी वो प्रतिदिन उपभोग कर सकता है। तो ये दो आधारों पर दरिद्रता को मापा जाता है। कौन कौन से दो आधार बताए? एक तो प्रति व्यक्ति आय और दूसरा न्यूनतम कैलोरी उपभोग। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार यदि हम बात करें तो भारत में यदि $1947 यदि किसी व्यक्ति की आय है, या फिर यूँ कहें कि 1.41 यानी कि 1,41,000 रुपये प्रति व्यक्ति यदि आय है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा। इससे नीचे अगर किसी की आय है तो वो दरिद्रता की श्रेणी में आएगा, गरीबी की श्रेणी में आएगा। कैलोरी के आधार पर यदि बात करें, ये तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बात हुई थी। अगर कैलोरी के आधार पर अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति जिस व्यक्ति को नहीं मिल पाती है वो दरिद्रता की श्रेणी में आता है। और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति अगर किसी को नहीं मिल पाती है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति तो वह फिर गरीबी रेखा के नीचे यानी कि दरिद्रता की श्रेणी में आता है। फिर कुछ समितियां बनी जिन्होंने दरिद्रता को डिफाइन किया। तो वो समितियां कौन कौन सी थी? DT लक्कड़वाला समिति, सबसे पहले DT लक्कड़वाला समिति, इसका गठन 1989 में किया गया था और इसी समिति ने गरीबी रेखा का निर्धारण किया, यानी कि बीपीएल का निर्धारण इसी समिति ने किया। तो यदि प्रश्न बनता हो कि भाई बीपीएल का निर्धारण करने के लिए कौन सी समिति की सिफारिश पर बीपीएल का निर्धारण किया गया तो वो थी DT लक्कड़वाला समिति। और इसने URP मॉडल का सुझाव दिया। URP का मतलब यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, URP मॉडल का सुझाव दिया। और इन्होंने बताया कि भाई लगभग 30 दिन का जो खर्चा है उसको देख करके उसके अकॉर्डिंग गरीबी रेखा से ऊपर है व्यक्ति के नीचे है उसका निर्धारण किया जाए। उसके बाद आई सुरेश तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया? 2005 में। लक्कड़वाला समिति का गठन किया गया था 1989 में। तेंदुलकर समिति का गठन किया गया 2005 में। और इसने जो मॉडल दिया था, देखिए लक्कड़वाला ने तो URP मॉडल दिया था, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, और यहाँ पे इसने MRP मॉडल दिया यानी कि मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड इस मॉडल का तेंदुलकर समिति का मॉडल है MRP। और इसने फिर ये कहा कि 30 दिन ना देख करके केवल 30 दिन के साथ साथ इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल की जाएं जो कि कभी कभार होती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कपड़े हैं, इन सब चीज़ों को भी देखा जाए कि किसी व्यक्ति के पास ये सारी चीज़ें इन सब के लिए भी सब कुछ है या नहीं है। तो तेंदुलकर समिति। फिर उसके बाद आई तीसरी रंगराजन समिति। रंगराजन समिति का गठन कब हुआ? 2012 में हुआ। और इसने कौन सा मॉडल दिया? इसने MRP मॉडल जो दिया था तेंदुलकर समिति ने, उसी में ही एक M और जोड़ करके इसने मॉडल दिया MMRP मॉडल। और इसने दो तरीके से गरीबी रेखा को डिफाइन किया, एक तो कैलोरी के आधार पर और एक मतलब प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर, और दूसरा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। कैलोरी उपभोग के आधार पर उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास 2155 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति यदि है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। यानी कि 2155 कैलोरी से कम यदि किसी व्यक्ति को कैलोरी मिलती है तो फिर वो गरीब दरिद्रता की श्रेणी में आता है। और यदि बात करें हम प्रति व्यक्ति आय की तो 992 रुपये मासिक
एक महीने के 992 रुपये यदि कोई व्यक्ति कमाता है तो फिर वह गरीब नहीं है। यदि इससे कम कमाता है तो वो गरीब होगा। और प्रतिदिन की बात करें, मासिक में 992 रुपये और प्रतिदिन 32 रुपये। ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है, यहाँ पे हम ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए रंगराजन समिति ने बताया कि कैलोरी की बात करें तो कैलोरी के हिसाब से तो 2155 कैलोरी प्रति व्यक्ति होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। और यदि प्रति व्यक्ति आय की ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 992 रुपये मासिक, यानी कि एक महीने में 992 रुपये यदि वो कमा रहा है या उससे ज़्यादा कमा रहा है तो फिर वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएगा। मंथली की बात करें तो 32 रुपये प्रति दिन प्रति व्यक्ति, तो ये रंगराजन समिति के अकॉर्डिंग। अब शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र के लिए उन्होंने कहा कि 2090 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन यदि किसी को कैलोरी मिल जाती है तो वह व्यक्ति फिर गरीब नहीं होता। और यदि 2090 से कम कैलोरी प्रतिदिन मिलती है तो फिर वह व्यक्ति गरीबी रेखा के अंदर शामिल होता है। और यदि मासिक आय की बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 1407 रुपये प्रति मासिक, 1407 रुपये मासिक यदि कोई व्यक्ति कमाता है तो वो फिर गरीब नहीं है। लेकिन 1407 से कम यदि कोई व्यक्ति कमाता है तो वो गरीबी की श्रेणी में आएगा। और अगर प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 47 रुपये प्रतिदिन। तो ये थी रंगराजन समिति की रिपोर्ट। वर्ष 2009-10 से 11-12 में राज्य में भारत की तुलना में निर्धनता का अनुपात कम हुआ। ऑल इंडिया की तुलना में राजस्थान में 11-12 में, 9-10 की तुलना में 11-12 में निर्धनता अनुपात कम हुआ। और वो कितना कम हुआ? शहरी क्षेत्र में तो 9.2% कम हुआ और ग्रामीण क्षेत्र में 11.3% कम हुआ। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्धनता अनुपात है वो ज़्यादा घटा है। रंगराजन समिति के अनुसार भारत में गरीबी कितनी है? 29.5%। जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी अपनी, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी को लगभग 30% बताया, लगभग 30%, यानी कि 29.5 का मतलब लगभग 30%, यानी कि प्रत्येक 3 में से एक आदमी, 10 में से 3, 30%, मतलब 30% व्यक्ति गरीब है। इसके अलावा रंगराजन समिति ने राजस्थान राज्य के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 1035 रुपये, एक राजस्थान के लिए स्पेशल, अभी हमने रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो पढ़ा था वो ऑल इंडिया के लिए था। अब स्पेसिफिक बात करें राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान राज्य के लिए रंगराजन समिति ने जो सिफारिश की उसके अकॉर्डिंग ग्रामीण क्षेत्र की जो आय है वो 1035 रुपये और 97 पैसे, और अगर इससे नीचे है तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, अदरवाइज वो गरीब नहीं होंगे। बीपीएल के जो प्रतिशत है राजस्थान में वो 31.9% लोग बीपीएल की श्रेणी में आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं राजस्थान में। और शहरी क्षेत्र में उन्होंने बात करी कि यदि किसी व्यक्ति के पास 1406.15 रुपये अगर हैं तो वो व्यक्ति गरीबी श्रेणी में नहीं आता है। और शहरी क्षेत्रों की गरीबी के बारे में उन्होंने बताया कि भाई शहरी क्षेत्रों में 38.5% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे सर्वाइव कर रहे हैं। यानी कि रंगराजन समिति ने राजस्थान के लिए ग्रामीण क्षेत्र में तो 31.9% लोग गरीब बताए और शहरी क्षेत्र में 38.5% लोग गरीब बताए, यानी कि शहरी क्षेत्र में जो गरीबी है वो ज़्यादा बताई। टोटल ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो गरीबी जो कितनी है वो है 33.5%, जबकि भारत में गरीबी कितनी थी? 29.5% थी। और राजस्थान में यही रेट कितनी हो गई? 33.5% गरीबी आंकी गई रंगराजन समिति के अकॉर्डिंग। अब इन गरीबी को दूर करने के लिए काफ़ी सारी योजनाएं चलाई गई। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में जितने भी योजनाएं चल रही हैं उनका उन सब जो योजनाएं हैं उन सबको डिटेल में मैंने 3-4 वीडियो में बताया है और उन सब का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वहां जाकर के उन योजनाओं के बारे में पढ़ सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं मैंने यहाँ पे लिखी हैं। इसमें पहली है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना।
मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, इसका शुभारंभ कब किया गया? 2019 में किया गया इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है जितने भी कॉलेज में छात्र स्नातक स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं उनको रोजगार हेतु कौशल प्रशिक्षण देना। 2019 में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना का शुभारंभ किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जितने भी कॉलेज में अध्ययनरत छात्र हैं स्नातक स्तर के, उनको नियमित, जो भी नियमित विद्यार्थी यानी कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में, उनको रोजगार हेतु कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। और इसके लिए पात्रता क्या रखी गई कि उन स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की जो आयु है वो 17 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य हो। नेक्स्ट बात करें तो दूसरी योजना है मुख्यमंत्री युवा सम्मेलन योजना। ये भी उस पहले वाली वीडियो में इसको डिटेल से बताया है, तो वहाँ जाकर के इसको आप वीडियो देख सकते हैं। इसकी शुरुआत भी 2019 में हुई और गहलोत सरकार ने अक्षत योजना का नाम बदल करके मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कर दिया है। और इस योजना के तहत क्या किया गया कि जिन भी परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, 2 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले जितने भी परिवार थे, उन सब के जो स्नातक युवक बेरोजगार थे उन परिवारों के, उनको 3,000 रुपये और 3,500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ते के रूप में देने का निर्णय किया गया। इसके बाद है अंत्योदय योजना। इस योजना का शुभारंभ 2001 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी परिवार जीवन रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन सबको 35 किलोग्राम 35 किलोग्राम अनाज उपलब्ध करवाया जाए, जिसमें किस हिसाब से वो अनाज उपलब्ध करवाया जाएगा? 2 रुपये किलो तो गेहूँ और 3 रुपये किलो के हिसाब से चावल। ये अंत्योदय योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जितने भी लोग हैं उनको 35 किलो अनाज उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें से गेहूं जो मिलेंगे उसका दाम होगा 2 रुपये प्रति किलो और चावल का भाव होगा 3 रुपये प्रति किलो। तो इस तरीके से उनको जीवन उपलब्ध करवाया जाएगा अनाज। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा योजना। इस योजना का शुभारंभ 2000 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था 65 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के जो लोग हैं, जो असहाय व्यक्ति हैं, उनको प्रति माह 10 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के जो लोग हैं और जो वृद्ध व्यक्ति हैं उन सबको 10 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे अन्नपूर्णा योजना के तहत। और इस योजना का शुभारंभ कब हुआ? इस योजना का 2000 में शुभारंभ किया गया। और इसके लिए जो व्यक्ति हैं, पात्र व्यक्ति हैं, उनको गुलाबी रंग का राशन कार्ड दिया जाएगा, गुलाबी रंग का कार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसका शुभारंभ 1993 से किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि 40,000 रुपये से कम जिसकी भी वार्षिक आय है उन परिवारों को खुद के रोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो बिना किसी गारंटी का उपलब्ध करवाया जाएगा। 40,000 रुपये प्रति वर्ष से कम आय वाले जो परिवार हैं उनको स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी का उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए पात्रता क्या है कि उस व्यक्ति की आयु जो है वो 18 से 35 वर्ष की होनी चाहिए और वो व्यक्ति 8वीं पास होना चाहिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री रोजगार योजना। इस योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1999 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं, असहाय हैं, विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, विकलांग हैं और गरीबी रेखा से नीचे के लोग जितने भी हैं उन सबको रोजगार देना इसका मुख्य उद्देश्य था मुख्यमंत्री रोजगार योजना का। इसका वर्तमान में जो नाम है वो जनसारथी योजना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा। देखिए सबसे पहले इसका नाम था नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, और इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 से। नरेगा की शुरुआत कब से हुई थी? 2 फरवरी 2006 से।
और जब शुरू इसको किया गई थी इस योजना को, तो देश के टोटल 200 जिलों में इसको शुरू किया गया था। और सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बदलापल्ली नामक स्थान से इसकी शुरुआत की गई थी 2 फरवरी 2006 को, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को। फिर इसको 2 फरवरी के बाद 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, लगभग 2.5 साल बाद इस योजना को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया, पूरे देश में इसको लागू किया गया। और फिर इसका नाम बदल दिया गया, अगले कुछ समय बाद इसका नाम नरेगा से बदल करके मनरेगा कर दिया गया। यानी कि नरेगा तो था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसके आगे महात्मा गांधी लगा कर उसका नाम कर दिया मनरेगा। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इसका नाम रख दिया गया। वर्ष 2006 में उदयपुर जिले के झाड़ोल माकड़देव पंचायत में इसको लागू किया गया। राजस्थान में भी 2006 में इसको लागू किया गया। कौन से जिले से? उदयपुर जिले से झाड़ोल तहसील, इसकी जो झाड़ोल ब्लॉक है वहाँ के माकड़देव पंचायत समिति से इसका शुभारंभ किया गया, इस योजना को लागू किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन। राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका शुभारंभ 2011 से किया गया और इस योजना के अंतर्गत विश्व बैंक से सहायता प्राप्त होती थी। राजस्थान ग्रामीण आजीविका योजना से विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त होती थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था 4 लाख चयनित परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना, कि जो भी गरीबी रेखा से नीचे के जो 4 लाख परिवार थे उनको ऊपर लेके आना, गरीबी रेखा से ऊपर लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। ये जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन है ये 17 जिलों में संचालित है अभी भी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसका शुभारंभ 2011 में ही बांसवाड़ा से किया गया। इसका उद्देश्य स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को और अधिक रोजगारोन्मुख बनाना था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी उसको और अधिक रोजगारोन्मुख बनाने का इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका शुभारंभ 1999 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था स्वयं सहायता समूह के माध्यम से क्षमता निर्माण, कार्यशील समूह का निर्माण करना और तकनीकी ज्ञान का निर्माण करना। इस जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि स्वयं सहायता समूह जो होते हैं उनके माध्यम से क्षमता निर्माण, कार्यशील समूह का निर्माण करना और तकनीकी ज्ञान का निर्माण करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। और इसमें बजट जो है 75/25 का रहा। इस योजना के अंतर्गत पहले चल रही योजनाओं को भी शामिल किया गया है। पहले से जो कुछ योजनाएं चल रही थी उन सबको इस योजना के अंतर्गत शामिल कर दिया गया और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसका नाम दिया गया। इसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल की गई थी? तो यहाँ पे सबसे पहले आती है IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। दूसरी जो इसमें योजना को शामिल किया था वो थी DWCRA, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड चिल्ड्रंस इन रूरल एरिया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास। DWCRA, इसको भी इसके अंदर शामिल किया गया। नेक्स्ट योजना थी SITRA, जिसका पूरा नाम है सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल किट्स टू रूरल आर्टिजन्स। नेक्स्ट योजना जो थी वो थी MWS, मिलियन वेल्स स्कीम। और नेक्स्ट जो योजना थी वो थी TRYSEM, ट्राइसेम, द ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट थी GKY मतलब गंगा कल्याण योजना। तो इन सभी योजनाओं को एकीकृत करके, इन सभी योजनाओं को जोड़ करके एक नई योजना बना दी गई जिसका नाम था
स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। तो ये थी हमारी बेरोजगारी और दरिद्रता पर प्रमुख आंकड़े। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर आपको PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।